नमस्ते बच्चों। शारीरिक विकास की बात को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मांसपेशियों एवं वसीय ऊतकों के विकास के बारे में। हड्डियां जहां हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, वहीं मांसपेशियां जो है वो हमारे शरीर को क्रियाशीलता प्रदान करती हैं। उठना, बैठना, दौड़ना, भागना इत्यादि इन सभी क्रियाओं का संचालन मांसपेशियों के विकास के कारण ही हो पाता है। बालकों के वजन में वृद्धि में सिर्फ हड्डियों का ही योगदान नहीं है। सिर्फ हड्डियों में वृद्धि और विकास के कारण ही बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, बल्कि पेशियों एवं वसीय ऊतकों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। अगर एक नवजात शिशु के शरीर की रचना को हम ध्यान से देखें तो पता चलता है उसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कोमल, नाजुक, छोटी और अविकसित होती हैं तथा हड्डियों से चिपकी हुई होती हैं। इसी कारण से शिशु की क्रियाशीलता में अभी शिथिलता पाई जाती है। इसी अवस्था में मांसपेशियों में 28% ठोस तथा 72% जलीय अंश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों का विकास होता जाता है। ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में बढ़ती जाती हैं तथा परिपक्वता आने तक मांसपेशियों की मोटाई जो है जन्म के समय से 5 गुना अधिक हो जाती है। किशोरावस्था तक मांसपेशियों में जो ठोस अंश है वो अब 34% हो जाता है और जलीय अंश घटकर 66% ही रह जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ये वसीय ऊतकों का विकास मांसपेशियों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। लड़कियों में वसीय ऊतकों का विकास ज़्यादा होता है, लड़कों में मांसपेशियों का विकास अधिक होता है। 14 से 15 वर्ष के लड़कों में पेशी ऊतकों में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि लड़कियों में वसीय ऊतकों में वृद्धि होती है, उसे भी हम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। जिन बालकों की मांसपेशियां जितनी ज़्यादा विकसित एवं मोटी होती हैं, वो उतना ही शारीरिक रूप से शक्तिशाली एवं बलवान होते हैं। मांसपेशियों एवं वसा का जो अनुपात है वो बालक के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जिन बालकों में मांसपेशियों एवं वसा का अनुपात अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है। वे खेल कूद में भी आगे रहते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। इतना ही नहीं, हर कठिन से कठिन परिस्थिति से भी वो कभी घबराते नहीं हैं और विकट कार्यों को भी हंसते हुए संपन्न कर लेते हैं। वे हंसमुख होते हैं, इस कारण उनके खेल के साथी, विद्यालय के शिक्षक, घर में अभिभावक और समाज के लोग उन्हें पसंद करते हैं। मित्रों से भी इनको हमेशा प्रशंसा मिलती है। इसके विपरीत अधिक मोटे, थुलथुले एवं भारी शरीर की रचना वाले बच्चे जो होते हैं वो सुस्त होते हैं। वो खेलकूद में भी पीछे रह जाते हैं और अपनी टीम में भी उनका योगदान कम होता है। इसीलिए साथी लोग जो हैं, उनके साथी जो बच्चे हैं, वो उनको अपने साथ खिलाना कम पसंद करते हैं। अध्ययन कहते हैं कि लड़कियों की मांसपेशियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा लचीली, कोमल एवं कम शक्तिशाली होती हैं। लड़कों की पेशियां ज़्यादा मजबूत एवं शक्तिशाली होती हैं। मांसपेशियों एवं ऊतकों का जो विकास है वो बालकों की शारीरिक रचना एवं गठन पर भी निर्भर करता है। वो बच्चे जिनकी शारीरिक रचना एंडोमॉर्फिक होती है, उनमें मांसपेशियां कम होती है, अर्थात उनमें पेशी ऊतक कम होते हैं और वसीय ऊतकों की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी कारण से वे थुलथुले, गोल मटोल दिखाई देते हैं। इनका शरीर कोमल एवं शक्तिहीन होता है और व्यक्तित्व सरल एवं मृदु स्वभाव का होता है। जिन बच्चों के शरीर की रचना मीजोमॉर्फिक होती है, उनके शरीर में पेशी ऊतक एवं संयोजी ऊतक की मात्रा अधिक विकसित होती है। उनकी पेशियां भी लंबी, मोटी, सुदृढ़, कठोर एवं शक्तिशाली होती हैं। इनका बदन ज़्यादा गठीला, मजबूत एवं बलशाली दिखता है। व्यक्तित्व सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली एवं प्रभुत्वशाली दिखाई देता है। और वे बच्चे जिनके शरीर की रचना एक्टोमॉर्फिक होती है, उनकी पेशियां ज़्यादा लंबी, पतली,
लचीली एवं कमज़ोर होती हैं। उनमें वसी ऊतकों की मात्रा भी बहुत कम होती है। ये बच्चे शक्तिहीन, कमज़ोर, दुर्बल एवं दुबले पतले शरीर वाले होते हैं तथा इनका व्यवहार भी अधिकतर आत्मसमर्पणकारी देखा गया है। पूर्व बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास बहुत तेज़ गति से होता है। लगभग 5-6 वर्ष की अवधि तक मांसपेशियों का विकास शारीरिक अनुपात के अनुसार ही बढ़ता है। इस उम्र के बालक के शरीर का भार 75% भाग जो है वो मांसपेशियों के कारण होता है और उत्तर बाल्यावस्था एवं वय संधि और उत्तर किशोरा अवस्था में मांसपेशियों के आकार एवं भार में गति तीव्र गति से होती है। इसका प्रमुख कारण बालकों की लंबाई में कम वृद्धि का होना माना गया है। वसी ऊतकों का विकास मुख्यतः आनुवांशिक गुणों के कारण यानी कि हेरिडिटरी एंडोमेंट कैसा है उस पर भी निर्भर करता है तथा आर्थिक, सामाजिक स्तर एवं शरीर की रचना पर निर्भर करता है। साथ ही खानपान की आदतों से भी वसी ऊतकों के निर्माण और विकास पर प्रभाव पड़ता है। वसी ऊतकों के विकास में मुख्यतया 3 महत्वपूर्ण नाजुक अवधि मानी गई है यानी कि क्रिटिकल पीरियड माने गए हैं। पहला, जब बालक माता के गर्भ में पल रहा होता है तब गर्भकालीन अवस्था के 3 महीने में अंतिम 3 महीनों में शिशु के शरीर में वसी ऊतकों का निर्माण होता है। दूसरा, जन्म के बाद में जब बालक 2-3 वर्ष का हो जाता है तथा तीसरा, जब बालक वय संधि यानी कि 11 से 13 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करता है और यही कारण है कि 11 से 13 वर्ष की अवस्था को प्यूबर्टी फैट पीरियड भी कहा गया है। अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार के सेवन से भी शरीर में वसी ऊतकों का निर्माण होता है। एक बार शरीर में अगर वसी ऊतकों का निर्माण एवं विकास हो जाता है तो वो बढ़ता ही जाता है। अगर खानपान की आदतों को सुधारा नहीं जाए तो फिर मोटापे पर कंट्रोल करने में समस्या आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नाड़ी संस्थान के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नाड़ी संस्थान के विकास का बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये वो संस्थान है जिसमें जीवन की सभी गतिविधियां संचालित एवं नियंत्रित होती हैं। सोचने, विचारने, तर्क करना, स्मरण शक्ति इत्यादि क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण जो है वो नाड़ी संस्थान के द्वारा ही संभव होता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर शिशु के जन्म के लगभग 3 से 4 वर्ष तक ये नाड़ी संस्थान का विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है। तत्पश्चात नाड़ी संस्थान के विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन मात्र 250 ग्राम होता है जो परिपक्वता की अवस्था आने तक 1250 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम का हो जाता है। अर्थात परिपक्व अवस्था तक मस्तिष्क के वजन में जन्म के समय से लगभग 5 गुना वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में नाड़ी संस्थान में विकास तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में वृद्धि के कारण होता है, जबकि जन्म के 3 से 4 वर्ष बाद में नई तंत्रिका कोशिका का निर्माण नहीं होता है, बल्कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वही विकसित होती रहती हैं। गर्भकालीन अवस्था में ये कोशिकाएं अपरिपक्व होती हैं और जन्म के बाद लगभग 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु के मस्तिष्क में जो विकास होता है वो मुख्यतः प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम एवं अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम इस भाग में होता है। प्रमस्तिष्क में जो विकास होता है उससे मानसिक क्रियाओं जैसे सोचने, समझने, तर्क करने, स्मृति यानी कि रिमेम्बरेंस इत्यादि के लिए प्रमस्तिष्क जिम्मेदार है, जबकि अनुमस्तिष्क जो है वो शारीरिक संतुलन एवं शारीरिक संस्थिति नियंत्रण यानी कि बॉडी बैलेंस एवं पोस्चर कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क में वृद्धि एवं विकास अत्यंत ही तीव्रता से होता है और 1 वर्ष की अवस्था तक इसका वजन जो है वो जन्म से 3 गुना हो जाता है।
8 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, लेकिन इंटरसेरेब्रल एसोसिएशन ट्रैक्ट जो है वो और दूसर द्रव्य यानी कि ग्रे मैटर, इनका विकास किशोरावस्था तक चलता रहता है। जन्म के समय में मस्तिष्क का भार शरीर के भाग का 1/8 भाग होता है, जबकि 10 वर्ष की अवस्था में ये शरीर के भार का 1/18वां भाग और 15 वर्ष की अवस्था आते तक 1/30वां तथा पूर्ण परिपक्वता हासिल करते हुए ये 1/40वां भाग हो जाता है। और अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र के विकास की। एक नवजात शिशु का पाचन तंत्र बहुत ही कोमल एवं अविकसित होता है, अतः यह माता के दूध के अलावा किसी भी भोज्य पदार्थ को पचा नहीं सकता है। दूध में भी वह केवल माता के ही दूध को आसानी से पचाता है, बाकी दूध को परिवर्तित करने पर ही वो उसको पचा पाता है। जैसे गाय, भैंस, ऊँटनी इत्यादि का दूध, इनमें गाय के दूध को माता के दूध के समकक्ष माना गया है। इसीलिए बच्चों को किसी कारण से अगर माता का दूध नहीं मिल पाता है तो उनको गाय का दूध भी दिया जा सकता है। जन्म के समय शिशु के पेट की क्षमता लगभग 1 औंस ही होती है, लेकिन 2 सप्ताह बाद बढ़ कर के ये 2.5 औंस और 1 माह का होते होते तक 3 औंस की हो जाती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों में पेट की क्षमता एवं पाचन क्षमता, इन दोनों का ही बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है। तत्पश्चात वय संधि की अवस्था तक विकास की गति धीमी हो जाती है और छोटे बालकों की पाचन क्षमता जो है वो कमज़ोर होती है। इसीलिए वो अधिक तेल, घी एवं मिर्च मसाले युक्त भोजन को आसानी से नहीं पचा पाते हैं, लेकिन उनका पेट जल्दी जल्दी खाली भी हो जाता है। इसीलिए उनको भूख भी बार बार लगती है, जल्दी जल्दी लगती है। इसलिए बालकों को थोड़े थोड़े अंतराल पर पौष्टिक भोजन खाने के लिए दिया जाना चाहिए, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, खनिज लवण एवं विटामिन की मात्रा भरपूर हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करेंगे श्वसन तंत्र के विकास की। श्वसन तंत्र में जन्म के समय शिशु के फेफड़े छोटे एवं अविकसित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन फेफड़ों का विकास भी होता जाता है। जन्म के बाद शिशु के प्रथम क्रंदन के साथ ही फेफड़ों का विकास एवं श्वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के समय में सिर की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ हेड छाती की परिधि से ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन 2 वर्ष की अवस्था आने तक सिर एवं छाती की परिधि लगभग बराबर हो जाती है। 15 वर्ष की अवस्था तक ये अनुपात 5:3 का हो जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि फेफड़े के आकार, भार एवं क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे फेफड़ों का विकास होता है वैसे वैसे सांस लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है और श्वसन की गति जो है वो कम होती जाती है। एक नवजात शिशु का श्वसन की दर जो है वो 40 से 45 प्रति मिनट मानी गई है, लेकिन 1 सप्ताह के अंत तक ये श्वसन दर घटकर 35 प्रति मिनट हो जाती है और परिपक्वता की अवस्था आने तक श्वसन दर घटकर 18 प्रति मिनट रह जाती है। यहाँ लड़के और लड़कियों की अगर तुलना की जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की श्वसन गति कुछ पहले ही परिपक्व हो जाती है। इन सबके लिए तालिकाएं आपको नोट्स में दी गई हैं, आप उनकी तालिकाओं में इनको और भी डिटेल से देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के विकास की। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय एवं रक्त नलिकाएं आती हैं। नवजात शिशु का हृदय बहुत ही कोमल, नाजुक एवं छोटा होता है। रक्त नलिकाएं भी अविकसित, छोटी, पतली एवं संकरी होती हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विशेषकर 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय एवं रक्त वाहिनियों का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था तक हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 4 से
5 गुना अधिक हो जाता है। 12 वर्ष की अवस्था आने तक हृदय का भार जन्म की तुलना में 7 गुना बढ़ जाता है और वयस्क अवस्था को प्राप्त करते करते ये 12 गुना हो जाता है। इसी तरह से अगर रक्त वाहिनियों या धमनियों और शिराओं की अगर हम बात करें तो उनमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। हृदय एवं रक्त वाहिनियों में विकास से बालक के रक्तचाप, नाड़ी गति एवं शरीर के तापमान में परिवर्तन आते हैं। रक्तचाप की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु का रक्तचाप कम होता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगता है। 11 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाओं के रक्तचाप में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन इसके बाद वय संधि की अवस्था से किशोरावस्था तक लड़कियों का रक्तचाप कुछ ज़्यादा रहता है। और अगर शरीर के तापक्रम की हम बात करें तो शिशुओं के शरीर का तापक्रम जो है वो वयस्क की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। 98.2 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट से 99 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट तक ये माना गया है। नवजात शिशु के शरीर का तापमान प्रातःकाल के समय कम और दोपहर से शाम होते होते बढ़ जाता है। 13 वर्ष की अवस्था तक लड़के एवं लड़कियों के शरीर के तापक्रम में भी अंतर पाया जाता है। और अंत में हम बात करते हैं पल्स रेट यानी कि नाड़ी गति की। शिशुओं की जो नाड़ी गति है वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। शिशुओं की नाड़ी गति 120 से 150 प्रति मिनट मानी गई है, जबकि वयस्कों में ये घट करके 65 से 70 प्रति मिनट ही होती है। शिशु जब क्रंदन करता है यानी कि रोता है तब उसकी नाड़ी की गति बढ़ करके 218 से 220 प्रति मिनट तक हो सकती है। सोते समय सभी में ये नाड़ी की गति कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ये बात थी शारीरिक विकास के बारे में। अगली क्लास में हम इस संपूर्ण शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।